Good morning, dear students. Today we will discuss the binomial system of classification which was given by Carolus Linnaeus. जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2-3 दिन से हम लोग एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का होता है: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा वो हमें पता लगा कि थियोफ्रेस्टस ने दिया था। लीनियस का सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आता है। नेचुरल में हम लोगों ने पढ़ा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और फाइलोजेनेटिक में हम लोगों ने स्टडी किया हचिंसन का क्लासिफिकेशन। आज हम लोग एक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको बोला जाता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस, और लीनियस को ही हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। हाउएवर ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जा सकता है उनको। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्सोनॉमी की जो किताब एक ज़माने में सिस्टेमिक बॉटनी, जो एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, डॉक्टर आर सी माथुर कानपुर वाले, उनकी किताब थी। और वो हालांकि एक लंबे समय से उस किताब को वो किताब रिवाइज नहीं हो पाई है। तो इस बीच में और भी कई सारे लोगों की किताबें आ गई हैं। तो आर सी माथुर साहब की किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो टैक्सोनॉमिक साइंटिस्ट, जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जिन लोगों ने अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए, उनमें एक नाम था जेस्पार्ड बाउहीन। और यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि बाइनोमियल सिस्टम को सबसे पहले जेस्पार्ड बाउहीन ने बताया था, लेकिन बाइनोमियल सिस्टम का क्रेडिट लीनियस को दिया जाता है। और आपके जान के ताज्जुब होगा कि जेस्पार्ड बाउहीन ने 100 साल पहले, लीनियस से 100 ईयर्स पहले, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था। लेकिन किन वजहों से ये पूरा प्रचार नहीं हो पाया, एंड ही वाज नॉट एबल टू circulate among the students, or how it was unable to spread between the studying students, between the students. This is a question of mystery, but the credit of binomial system of classification goes to Linnaeus, और इन्होंने अपनी बुक स्पीसीज प्लेंटेरम जो लिखी गई, जो पब्लिश हुई थी 1/5/1753, 1 मई 1753। और ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी डेट एज सच मैंने कई एग्जाम्स में इसको देखा है। तो इन्होंने स्पीसीज प्लेंटेरम में अपने इस बाइनोमियल सिस्टम का उल्लेख किया। इस सिस्टम के अनुसार किसी भी जीव का नाम 2 लैटिन वर्ड से बना होता है। पहला वर्ड जीनस और दूसरा वर्ड स्पीसीज को बताता है। तो जीनस और स्पीसीज एपिथेट को बताता है। जीनस सदैव कैपिटल लेटर में और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का एक रूल है। सामान्यतः ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ साइंटिस्ट के नाम का फर्स्ट लेटर भी जुड़ा होता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका एल, यहाँ पर एल से मतलब है लीनियस, यानी लीनियस ने इस स्पीसीज को ऑथेंटिकली डिस्क्राइब किया। ये माना जाता है कि मैंगीफेरा इंडिका का डिस्क्रिप्शन लीनियस ने दिया। तो आप यहाँ पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं लीनियस का, और आमतौर पे केवल एक कैपिटल लेटर पहले नाम का लिखा होता है, और कई बार LINN लिन करके भी लिखा होता है।
यहाँ पर ये बात भी आपको बता दूं कि मैंगीफेरा इंडिका जो कि आम का नाम है, वो उसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी। इसमें एल का अर्थ लीनियस है। कभी कभी विभिन्न साइंटिस्ट एक ही स्पीसीज का वर्णन करते हैं, तब इन नामों को सिनोनिम्स कहते हैं। किसी भी टैक्सॉन की बेसिक यूनिट को स्पीसीज कहते हैं। यदि जीनस व स्पीसीज का नाम एक ही हो तो इसे टॉटोनिम्स कहा जाता है, जैसे मेलस मेलस। हालांकि टॉटोनिम्स आर नॉट सपोज टू बी ऑथराइज्ड इन बॉटनी। टॉटोनिम्स का इस्तेमाल जोलॉजी में होता है, बॉटनी में इनको मान्यता नहीं मिली हुई है। तो मेलस मेलस का नाम भी अब पायरस मेलस कर दिया गया है। लेकिन जैसे वहाँ रेटस रेटस या और भी कई सारे एनिमल्स का नाम है जो वहाँ पर लिया जाता है, जिसमें जीनस और नाम स्पीसीज का नाम सेम होता है। यानी हम ये मान सकते हैं, कई बार क्या देखा गया है कि जैसे किसी का नाम हो पांडे पांडे, ये नाम सिनोनिम्स टाटोनिम्स कहलाता है, जिसमें जीनस और स्पीसीज का नाम रिपीट हो, दोनों चीजें सेम हो। ऐसी स्थिति में इसको टॉटोनिम्स कहते हैं। ये एनिमल्स के लिए तो इसको ये वैलिड माना गया है, लेकिन प्लांट्स के लिए इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को दिया और लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने 1737 में जेनरा प्लेंटेरम, 1738 में क्लासेस प्लेंटेरम लिखी और 1753 में स्पीसीज प्लेंटेरम में इन्होंने 7300 स्पीसीज का वर्णन किया। तो इन्होंने 3 किताबें लिखी, एक जेनरा प्लेंटेरम, दूसरी क्लासेस प्लेंटेरम और तीसरी स्पीसीज प्लेंटेरम, जो इन्होंने पब्लिश की 1 मई 1753 को, और जो आज भी इनकी एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है और आज भी लोग इसको पढ़ते हैं। अगली बात आई यहाँ पर कि लीनियस ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। यानी कि लीनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज नोन एज द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल नहीं था, ये फाइलोजेनेटिक भी नहीं था, इट कम्स अंडर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और उसके अलावा लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी बताया था। लीनियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फ्लावर्स और फ्रूट्स के इम्पोर्टेंस को समझा था। लीनियस ने स्टेमन के आधार पर 24 क्लास दिए। आप इस बात को समझें कि he divided the plants into 24 classes, or he put all plants in 24 classes on the basis of their stamens। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का आधार बताया और इनकी रिलेशनशिप के आधार पर ऑर्डर्स में विभाजित किया। तो चूंकि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का बेस स्टेमन रखा, इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया, जो कि वास्तव में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। लीनियस के 24 क्लासेस निम्न थे। ये 24 क्लास जो इन्होंने दिए हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उनके आगे ये लिखा हुआ है किसमें 1 स्टेमन है, किसमें 2 स्टेमन है, किसमें 3 स्टेमन है। ये सारी बातें इनके क्लासिफिकेशन में यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये 24 क्लासेस इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इन 24 क्लासेस में लीनियस का क्लासिफिकेशन बेहद सिंपल एंड कन्वीनियंट था और लगभग 75 साल तक बहुत पॉपुलर रहा। द क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय लीनियस, it had been popularized for more than 70 years, or you can say it was popular in the world for 75 years। 75 वर्षों तक इनका क्लासिफिकेशन बहुत पॉपुलर रहा। डी जूशियो एंड डी कैंडोले ने लीनियस के क्लासिफिकेशन को रिप्लेस किया।
यानी जो इनका क्लासिफिकेशन था, उसके बाद डी जोशियो एंड डी कैंडोले ने इस अगला क्लासिफिकेशन दिया। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना आवश्यक मैं समझता हूँ, और वो है कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ क्लासिफिकेशन। आप देखें, लीनियस का सिस्टम स्टेमेन और कार्पल पर आधारित था। बेंथम एंड हुकर का डी कैंडोले सिस्टम पर आधारित था। लीनियस का सिस्टम आर्टिफिशियल था, बेंथम एंड हुकर का नेचुरल था, हचिंसन का फाइलोजेनेटिक था। आपको कम से कम लीनियस, बेंथम एंड हुकर एंड हचिंसन के क्लासिफिकेशन की कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर आप लीनियस के क्लासिफिकेशन के सिस्टम को पढ़ते हैं तो लीनियस का क्लासिफिकेशन स्टेमेंस पर बेस्ड था, कार्पेल पे बेस्ड था, ये आर्टिफिशियल सिस्टम था और इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ थी। इन्होंने 24 क्लासेस दिए, क्लासेस की रिलेशनशिप के आधार पर डिवाइड किया, क्लासेस को रिलेशनशिप के आधार पर डिवाइड किया। स्टेमेंस के बेस पर प्लांट्स क्लासीफाई किए गए। 1753 में स्पीसीज प्लेंटेरम बुक में इन्होंने 7300 स्पीसीज का वर्णन किया। पहला क्लास मोनेंड्रिया और लास्ट क्लास क्रिप्टोगेमिया था। 7300 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और इन्होंने साथ में बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को भी दिया। बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये डिकैंडोले सिस्टम पर आधारित था। ये एक नेचुरल सिस्टम था। इसमें फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज थी। मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा गया। डाइकॉट की स्टार्टिंग पॉलीपेटली से हुई और रेननकुलेसी फैमिली से हुई। मोनोक्लेमाइडी को एक अलग ग्रुप माना गया। सिंगल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट्स क्लासिफाई किए गए। चूंकि केवल कोरोला की बात देखी गई, ज़्यादातर कैलेक्स और कोरोला को देखा गया, इसीलिए इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। जिम्नोस्पर्म को डाइकाट और मोनोकाट के बीच में रखा गया। यही इनके क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी थी। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकाट और मोनोकाट के बीच में रखा, ये इनके क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी थी। बेंथम एंड हुकर ने मोनोकाट में 7 सीरीज बताई। मोनोकाट की शुरुआत माइक्रोस्पर्मी से हुई और एंड पोएसी से हुआ। इन्होंने 200 फैमिलीज को रिकॉग्नाइज किया। वर्ल्ड के मोस्ट हर्बेरिया बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को मानते हैं। दुनिया का जितना भी हर्बेरिया है, मोस्टली वो हर्बेरिया बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंगलर एंड प्रेंटल को आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। मैं हचिंसन के क्लासिफिकेशन को बताता हूँ। ये बेसे के सिस्टम पर आधारित था, ये फाइलोजेनेटिक था। हचिंसन का क्लासिफिकेशन नॉलेज ऑफ फाइलोजेनी पर आधारित था। जिसको विकास के क्रम की जानकारी थी वही इस क्लासिफिकेशन को दे पाया, समझ पाया और पढ़ पाया। मोनोकॉट्स प्लेस्ड आफ्टर डाइकॉट, डाइकॉट के बाद मोनोकॉट को रखा गया। रेननकुलेसी इज मोस्ट प्रिमिटिव, हचिंसन ने रेननकुलेसी को सबसे पुराना माना। हालांकि गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी को पॉलीपेटली के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया। कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स के आधार पर क्लासीफाई किए गए। जिम्नोस्पर्म को डाइकाट मोनोकाट से अलग रखा गया, इनको अलग ग्रुप माना गया। इन्होंने 29 ऑर्डर्स बताया। मोनोकॉट्स की शुरुआत ऑर्डर ब्यूटोमेल्स एंड एलिसमेटेल से हुई और एंड पोएसी से हुआ। 111 फैमिली को रिकॉग्नाइज किया और इन्होंने 24 डिक्टा दिए। 24 डिक्टा के आधार पर ही इनको सबसे ज़्यादा एडवांस माना गया। अब यहाँ पर एक बात इसलिए मैं बताना आप लोगों को आवश्यक समझता हूँ, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि जो बिल्कुल एडवांस टाइप के जो क्लासिफिकेशन हैं, जैसे क्रॉन्किस्ट एंड तख्ताजन, तो क्रॉन्किस्ट जो बिल्कुल एडवांस
जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, यानी जिन्होंने हचिंसन के बाद में क्लासिफिकेशन दिया। क्रॉन्किस्ट का क्लासिफिकेशन तख्ताजन के सिस्टम पर आधारित था। ये फाइलोजेनेटिक या रीसेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें फाइलोजेनेटिक फीचर को दिया गया, मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा गया। अब ये जो क्रॉन्किस्ट का क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, फिलहाल क्रॉन्किस्ट के क्लासिफिकेशन को काफ़ी फॉलो किया जा रहा है। इन्होंने मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद में रखा और सब क्लास मैग्नोलियोडी, यानी कि ये आप देखें, अगर आप देख पा रहे हो तो मैग्नोलिडी को सबसे प्रिमिटिव माना। अब यहाँ पर बात समझने वाली है। अभी तक सबसे पुरानी फैमिली मानी जा रही थी रेननकुलेसी और सबसे एडवांस हो गई थी पोएसी। बेंथम एंड डुकर ने कहा था सबसे पुरानी है रेननकुलेसी और हाईली एडवांस है कंपोजिटेरेसी। हचिंसन तक पहुँचते पहुँचते हाईली एडवांस हो गई पोएसी। क्रॉन्किस्ट ने क्या कहा? क्रॉन्किस्ट ने कहा कि अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा में इन्होंने डिवाइड किया और मैग्नोलिएसी फैमिली को सबसे पुरानी फैमिली माना। जिम्नोस्पर्म को अलग ग्रुप माना गया। 83 ऑर्डर, 383 फैमिलीज को रिकॉग्नाइज किया गया और कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्होंने डेवलप किया। तो कुल मिला के ये जो कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप सबसे पहले पढ़ते हैं वो था लीनियस का, जो कि आर्टिफिशियल था। फिर बेंथम एंड डुकर का आया जो कि फाइलोजेनेटिक था। उसके बाद इन्होंने एंगलर एंड प्रेंटल का आया जो कि फाइलोजेनेटिक था। फिर हचिंसन का आया, ये भी फाइलोजेनेटिक है। और उसके बाद आया क्रॉन्किस्ट का, ये भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्रॉन्किस्ट का सिस्टम काफ़ी माना जाने लगा है और मैग्नोलिएसी सबसे पुरानी फैमिली हो गई है और पोएसी को सबसे एडवांस फैमिली माना जाने लगा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमने आपको बताया है, ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम के साथ में ही आज हम लोग इस क्लासिफिकेशन का अंत करते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन की बहुत सारी बातें हो गई हैं और क्लासिफिकेशन के सिस्टम को अब यहाँ पर रोक दिया जाएगा। कल से या परसों से हम लोग कुछ और स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमी की जो मैक्सिमम बातें हैं वो यहाँ पर हमने समाप्त कर दी हैं। आपको टैक्सोनॉमी का एक काफ़ी गहरा तजुर्बा हो गया होगा। मैंने टैक्सोनॉमी की काहूत को भी अध्ययन कर लिया है और काहूत के अध्ययन को हमने काहूत की क्विज़ बना दी है और टैक्सोनॉमी की वो क्विज़ हम आपको जल्द ही आपके पास सौंप देंगे। थैंक यू वेरी मच।